नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो रहेंगे। तो हमारे शो करंट न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। इसमें हम ऑल न्यूज़ फॉर यूपीएससी कवर करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें रहते हैं यूपीएससी के हिसाब से हम हर खबर को करते हैं। साथ में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप ज़रूर देखना हमारे हर सीरीज़, पॉलिटी की सीरीज़, इकोनॉमी की सीरीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मेरी वीडियोस की खासियत तो ये रहती है कि मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में हर चीज़ दे देता हूँ, बेसिक्स भी देता हूँ, करंट इवेंट्स भी दे देता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। हमारे वीडियोस देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज जैसे 31 दिसंबर है और साल का लास्ट दिन है, तो कल तो हम मिलेंगे ही। हैप्पी न्यू ईयर। तो लास्ट दिन आपका कैसा गया 2021 कैसा गया, और 2022 आने वाला है। 2021 आपका कैसा गया, आपका 2021 में क्या क्या हुआ। कई सारी बुरी चीज़ें हुई, कई सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, उनको देखने मिली 2021 में। 2022 में 2022 अब कैसा रहेगा, अभी आपको देखना है। और 2022 के लिए अगर आप कोई रेजोल्यूशन उठाना चाहते हो तो यही रेजोल्यूशन उठाना है कि अगली बार जब आप अगले साल अपने आप को आप देखें, इस समय मतलब 31 दिसंबर 2022 को जब अपने आप अगले एक साल बाद देखें, तो अपने आप को एक आईएएस के रूप में देखें। ठीक है, तो चलिए आज 31 दिसंबर है, तो आज के करंट अफेयर्स को हम देखना चालू करते हैं और देखते हैं एक एक करके क्या क्या इम्पोर्टेंट। तो कुछ खबरें हैं जैसे कि शक्ति एक्ट, मतलब महाराष्ट्र एक ऐसा एक और आंध्र प्रदेश के बाद एक और ऐसा राज्य बन गया है महाराष्ट्र, जिसने रेप को एक डेथ पेनल्टी दे दी गई है। अब कौन से पॉलिटी, जीएस पेपर 2, वैक्सीन की गाइडलाइंस आई हैं, एफसीआरए क्या है, कोणार्क टेम्पल, ये सब क्या है, हम अगली इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि ये सब क्यों न्यूज़ में है। देखिए न्यूज़ क्या है, एक्सप्लेन महाराष्ट्र शक्ति एक्ट दैट अप्रूव डेथ पेनल्टी फॉर रेप। क्या है समझे। महाराष्ट्र एक और ऐसा राज्य बन गया है। मतलब पहले कौन से राज्य थे, दो राज्यों का नाम याद रख लेना। एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और दूसरा महाराष्ट्र, जिसने रेप को डेथ पेनल्टी यानी ये रेप का डेथ की सजाए मौत दे दी गई है। क्या है, December 2 पास द शक्ति एक्ट क्रिमिनल लॉज महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट unanimously with the passage of the bill. It became the second state in India after Andhra Pradesh to approve the death penalty for heinous offences of rape and gang rape. The Assembly has made changes to the laws on rape, gang rape, acid attack, sexual harassment under the Indian Penal Code provisions of the Protection of Child from Sexual Offences Act, as well as changes in relevant provisions of the Criminal Procedure Code. क्या किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो क्या हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आईपीसी में थोड़े से चेंजेस करते हुए और एक एक्ट लाया जिसका नाम है शक्ति एक्ट। और इस शक्ति एक्ट से क्या होगा, इस शक्ति एक्ट में रेप को और गैंग रेप को और सेक्सुअल हरासमेंट्स को, एसिड अटैक्स को डेथ पेनल्टी की सज़ा दे दी गई है। मतलब रेप पे, गैंग रेप पे ये डेथ पेनल्टी की सजाए मौत दे दी गई, जो कि अच्छी बात है। ऐसा सिर्फ दो ही राज्यों में, एक आंध्र प्रदेश में है जिस एक्ट का नाम है दिशा एक्ट, और ऐसा महाराष्ट्र में बन चुका है जिस एक्ट का नाम है शक्ति एक्ट। ये आपको याद रखना है। और सेकंड चीज़ याद रखना है कि इसमें पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब इसमें क्या है कि बच्चों का सेक्सुअल ऑफेंसेस ना होने देना, तो इसीलिए इस एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। गैंग रेप इन केसेस विच हैव द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंसेस इज हीनियस नेचर वेयर द एडुकेट exemplary punishment with the death. The existing law on rape had provisions for death penalty only in cases of repeated offences. The act has also enhanced fines and punishment for offences of sexual violence against women and minors. Under the POCSO Act, true punishment for punitive sexual assault in heinous case by has been enhanced to death penalty.
पहले इस पे क्या लॉज था, जब रिपीटेड ऑफेंस किया जाएगा, मतलब दोबारा जिसके द्वारा किया जाएगा उसको ही सिर्फ डेथ यानी कि मौत, सजाए मौत होगी। लेकिन अब नहीं, अब मतलब अब एक बार रेप करने पे ही जो लोगों को है डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। मतलब ये अच्छी बात है, इससे क्या होगा, वुमेन्स की सेफ्टी बढ़ेगी इंडिया में, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। पॉक्सो एक्ट में इसको लेके बदलाव आया गया है और ऐसा हर राज्य को भी कानून बना देना चाहिए। हाँ, कई सारे जो चीज़ लोग होते हैं वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ होते हैं, जैसे जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं। कभी हम इस पर भी बात करेंगे कि जो सजाए मौत है ये सही है या गलत है। इसके राइट विंग लेफ्ट विंग मतलब हर एक पक्ष को देखते हुए कभी हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो आपको खुशी की बात ये है कि शक्ति एक्ट जो है, ये एक और एक दो चीज़ें याद रखने की, दिशा एक्ट और शक्ति एक्ट। अगली न्यूज़ है, 2 लाख से ज़्यादा लोग अब यूएस में पाए जा रहे हैं डेली ओमिक्रॉन के। यहाँ पे मैं कोई कोरोना की नहीं कह रहा हूँ, ओमिक्रॉन वायरस यानी ओमिक्रॉन, जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन की डिबेट हमने देखी थी एक बार, ओमिक्रॉन वायरस की। और एक और अलग मतलब चौंकाने वाली बात जो है मुझे लग रही है वो है, चौथा डोज जो है इजराइल में लगाया जा रहा है। मतलब अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जो इंडिया में थर्ड डोज या प्रिकॉशन डोज है, ठीक है, मतलब हम लोग जो बूस्टर डोज बोलते हैं, हमारे इंडिया में जो थर्ड डोज दिया जा रहा है उसका नाम बूस्टर नहीं है, प्रिकॉशन डोज है, ठीक है। और प्रिकॉशन डोज से क्या हो रहा है, प्रिकॉशन डोज हमारे इंडिया में वो, लेकिन वो थर्ड डोज है और इजराइल यहाँ पे चौथा डोज की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ के 63% अडल्ट को थर्ड डोज लग चुका है। बिल्कुल, मैं सेकेंड डोज की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड डोज की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे फोर्थ डोज की तैयारी हो रही है। The Omicron variant of the coronavirus continues to spread rapidly through Europe and the United States, with the several places notching the record numbers. The Washington Post report the 7-day average number of cases in the United States has now crossed 2 lakh. एवरेज रिपोर्ट निकाली गई है कि जो 7 दिन का एवरेज निकाला गया है कि 2 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो क्या है ना, ओमिक्रॉन इस समय ना वर्ल्ड में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया। हमारे इंडिया में इतना डोमिनेंट उसके ज़्यादा केसेस आपको देखने नहीं मिलेंगे, है फिर भी ऐसा नहीं गिनेंगे, लेकिन वर्ल्ड यूएस में और यूके में, यूरोप में ये जो वेरिएंट है ये एक डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है। ओमिक्रॉन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। Washington is reporting more than 1,300 cases every day on an average, while New York detected over 49,000 cases on Sunday, a new record according to the Washington Post. Washington Post न्यूज़पेपर है उनका, उस हिसाब से वो उसमें न्यूज़ आई थी कि 49,000 केसेस न्यूयॉर्क में पाए गए। 49,000 संडे के दिन याद रखना, संडे के दिन 49,000, क्रिसमस के ब्रेक के बाद, क्रिसमस की वजह से और यहाँ पे केसेस बढ़ गए। और इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है, इंडिया के लिए फेस्टिवल्स आ गए लेकिन इतने केसेस नहीं आए। फेस्टिवल्स आए हमारे लेकिन इतने केसेस नहीं आए जितने इनके क्रिसमस में आ गए। Not been rising same proportion. Omicron variant was not closing several rare disease lists, but only about 62% of the population in the United States is fully vaccinated. 62% जो वहाँ की पॉपुलेशन है अभी तक वही सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड है। और अभी मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जो फुली वैक्सीनेटेड का है ना, फुली वैक्सीनेशन का वो डेफिनेशन बदलता जा रहा है, ठीक है। इजराइल इस समय 3 डोज को, अभी चौथा डोज की तो बात कर रहा है, इजराइल इस समय 3 डोज को फुल वैक्सीनेटेड मानते हैं, हम लोग 2 डोज को मानते हैं, और अमेरिका भी 2 ही डोज को मानता है। उस हिसाब से भी 63% लोग, आप कहोगे हमारे इंडिया में कौन सा 63% लोग फुल वैक्सीनेटेड है। हमारे इंडिया में इतने लोग फुल वैक्सीनेटेड है कितने, हम लोग एक बार उसमें अमेरिका ख़त्म कर दिए होते, ठीक है। पॉपुलेशन तो हमारे ज़्यादा है, अगर 1 डोज की बात करें तो हमने न जाने कितने अमेरिकाओं को ख़त्म कर दिया है वैक्सीन लगा कर, ठीक है। इजराइल में तो 1 ही 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इसीलिए वहाँ पे जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी 135 करोड़ 40 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हम लोग जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं, जितना इतना जल्दी हम वैक्सीनेशन औरों के जैसे इतना जल्दी हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं। Meanwhile, Israel began giving 4th dose of the vaccine to their citizens on the Monday, the first country to dose the 4th dose that has been started only for healthcare workers as for now. न्यूज़ क्या है कि 4th डोज, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, चौथे डोज किनको लगेगी, जिन्होंने अपना बूस्टर डोज यानी कि
3rd डोज अगस्त में लगवा लिया हो और उनके बॉडी से अगस्त में लगवा लिया है तभी भी नहीं, एक और चीज़ इसमें दी गई है, एक और क्राइटेरिया है उसका कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो कम पाए जाएँ, कोरोना के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके बॉडी में कम पाए जाए। चलो आज हम देखते हैं वैक्सीन का जो सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसको भी हम देखते हैं, थोड़ा सा मतलब कभी टाइम मिलेगा तो हम इसको विस्तार में भी देखेंगे। वैक्सीन का जो प्रोसीजर रहता है वो क्या होता है। देखो अब वैक्सीन है, अब देखो आप सोचते हो कि वैक्सीन में क्या एंटीबॉडी डाला जाता है, नहीं, वैक्सीन में डेड वायरस डाला जाता है। व्हाट इज़ डेड वायरस? जैसे कोरोना की वैक्सीन है, ठीक है, तो उसमें क्या डाला जाएगा, उसमें ना कोरोना ही डाल दिया जाएगा, कोरोना ही उसमें डाल दिया जाता है, लेकिन कोरोना के एंटीबॉडीज़ डाले, मतलब सॉरी कोरोना ही डाला जाता है, लेकिन कोरोना को या तो कमज़ोर करके डाला जाता है या तो मरा हुआ डाला जाता है। कोविशील्ड में या और दुनिया की जो वैक्सीन हैं उसमें जो है कोरोना को मार के डाला गया है। और जो हमारी इंडिया की कोवैक्सीन है जो बच्चों को भी अलाउड हो गई है, उसमें डेड वायरस को नहीं डाला जाता है, उसमें कमज़ोर वायरस को डाला जाता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वायरस ना हो, वीक वायरस हो, उसको डाला जाता है कोवैक्सीन में। और इससे क्या होता है, जब आपके अंदर वायरस जाते हैं तो कमज़ोर हैं या तो मरे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, लेकिन उसको भी, मरे हुए वायरसेस को भी देख के आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो काम करना चालू कर देते हैं और एंटीबॉडी शरीर में बनाने लगते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब कई लोगों को वैक्सीन लगता है तो उनको बुखार हो जाता है। कारण ये है कि आप उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ जो है वो लड़ते हैं, इसीलिए उनको जो है वो बुखार हो जाता है। और चौथा डोज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन की सेफ्टी बताने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है। अभी साइंटिस्ट लोग ऐसे डोज की भी, वैक्सीन की भी खोज कर रहे हैं जिससे आप एक डोज लगवा लो तो काम खत्म है, लेकिन अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ओमिक्रॉन की सेफ्टी को देखते हुए ये 4th डोज जो है इजराइल में लगवाया जा रहा है, बिल्कुल चौथा डोज। हम लोग भी अभी तीसरे डोज की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपको इंडिया की गाइडलाइन की जानने का इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ जान लो कि इंडिया में अभी 15 से 18 साल, 15 से 18 ईयर्स को तो लगने लगा, 15 से 18 साल के बच्चे लोगों को जो है वैक्सीन लगना चालू हो गई। ये कौन सी वैक्सीन लगेगी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो कोवैक्सीन लगेगी, ये जानना आपको ज़रूरी है। और बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इसको बूस्टर डोज नहीं कह के प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है, फॉर नॉन IAS एग्जाम। मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। अभी है न्यूज़ FCRA को लेके, ये भी थोड़ी सी एनालिटिकल न्यूज़ है। ये FCRA क्या है, अब इसको देखते हैं अगले स्लाइड में। FCRA ने क्या किया है, पर न्यूज़ देख लें। FCRA ने मदर टेरेसा के एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक NGO था, उस पर बैन लगा दिया गया है। क्या वो चैरिटी बंद हो जाएगी? नहीं, वो चैरिटी नहीं बंद होगी, अभी वो देखो वो क्या होगा, अभी हम अगले न्यूज़ में देखते हैं। व्हाट इज FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दैट रेगुलेट द मनी that came from foreign to India institution, NGO and company। क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट? क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? ये क्या करता है, ये फॉरेन के मनी को रेगुलेट करता है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी बना दी वाई नाम की, अभी मेरे को विदेश से जो फंड चाहिए तो मुझे कोई कंपनी, कोई संस्थान फंड देगी, तो इस पर क्या करेगा, जो भारत सरकार है उस पर जांच करेगी कि पैसा किस लिए आ रहा है, पैसा सही काम के लिए आ रहा है कि नहीं, क्या मैं टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्या भारत के सोवरेनिटी को यहाँ से खतरा है कि नहीं खतरा है, यहाँ से इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा है कि नहीं खतरा है, ये सब हम देखेंगे। ये सब FCRA के द्वारा देखा जाता है। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दैट रेगुलेट द मनी केम फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया इंस्टीट्यूशन पे, NGO में जो सब एक्ट्स आते हैं उनको देखने के लिए। व्हाट इज न्यूज़ क्या है, मदर टेरेसा चैरिटी हैज़ बैन फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू FCRA। क्या हुआ है, मदर टेरेसा की जो चैरिटी है, मिशनरीज ऑफ क्रिश्चियन चैरिटीज़ जो है उसको जो है बैन कर दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि आप विदेशों से फंड ले नहीं सकते हो, ये न्यूज़ है, ना कि ये कि उनको बैन कर दिया गया है। तो NGOs जो हैं
एनजीओ जो हैं वो एनजीओ चालू रहेगा। वो एनजीओ आपको पता होगा 130 देश में चलता है। इसी की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था फॉर पीस के लिए, शांति के लिए। तो उस एनजीओ को तो बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन एनजीओ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन से फंड आता था, क्योंकि इंडिया की तो ये है नहीं, तो ये है मैसेडोनिया की है ये। तो इसी हिसाब से जो फंड्स आते थे, अब 130 देशों में चल रहा, तो फंड्स तो आना ही है फॉरेन से, तो वो फॉरेन फंड्स आर नॉट अलाउड, और अगर वो करते हैं ट्रांजैक्शन ऐसा तो वो इनलीगल माना जाएगा। किन किन आधारों पे बैन करिए, जैसे आप देख सकते हो FCRA किन किन आधारों पे बैन कर सकती है। अब हमको देखना है कि दूसरे देशों में भी ऐसे कानून है। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अदर कंट्रीज इन दैट मैटर। इन अमेरिका देयर इज लॉ विद द नेम ऑफ FARA। इवन आवर लॉ इज 90% बोरोड फ्रॉम दिस लॉ। मतलब अमेरिका में भी FARA करके ही ऐसा लॉ है। मतलब सब चाहते हैं कि हमारा जो फॉरेन से आने वाला मनी वो रेगुलेट हो, देखा जाए। तो हमारा भी जो 90% जो लॉ है ना, वहीं से बोरोड किया गया FCRA जो है उनके FARA से। मतलब ये जो लॉ है FCRA इसका इंडियन वर्जन है, ये आप कह सकते हैं। बट विथ NGO अमेरिका हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, दे डू एवरीथिंग एक्सेप्ट देयर एक्टिविटीज इन कंटेक्स्ट अमेरिका और लॉ इज रिजिड। लेकिन हम लोग ने NGO को जैसे बैन कर दिया, NGO को टेरर फंडिंग के अलावा और कोई भी मतलब रास्ता नहीं है कि आप उसको बैन कर दो NGO को। बाकी वो सब कर सकते हैं, बस वो टेरर फंडिंग ना करें। हमारे यहाँ पे NGOs को इतनी छूट नहीं दी गई है। NGO का फुल फॉर्म मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको इतनी छूट नहीं दी गई है। अमेरिका थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ढील देता है इन लॉ में, और हम जो है थोड़े रिजिड हैं, यानी थोड़े कठोर हैं इस कानून में। ठीक है, जानने लायक बात FCRA क्या है, जैसे आप जानते हो वो रेगुलेट करता है मनी को। फारा क्या है, वो उनका लॉ है, अमेरिका का लॉ है। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या है, ये सब ज़्यादा, ये सब इम्पॉर्टेंट की जानने लायक खबरें थी, मैंने आपको बता दी। और इसलिए अगर खबरें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब न्यूज़ आई है कोणार्क टेम्पल से, थोड़ा बच के रहना इस बार, क्योंकि जैसे हम जब जानते हैं कि इस बार जो क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर पे आ गया था, ठीक है ना। तो हो सकता है कोणार्क टेम्पल पे भी क्वेश्चन आ जाए, जो करंट में न्यूज़ में रहता है ना, क्यों उससे क्वेश्चन आना ही आना है। और ये करंट में न्यूज़ में इस समय क्यों है, तो इसका कारण ये है कि जिसके जो पिलर्स हैं उसमें अब थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसमें कुछ मरम्मत करेगा। अब हमारे जानने लायक न्यूज़, कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य। तो कोणार्क टेम्पल है ये भगवान सूर्य को, मतलब सूर्य देवता को डेडिकेटेड है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये बनाया कब गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इस बार वही 64 योगिनी से क्वेश्चन आया था, ऐसा ही आया था। और किंग अगर पूछ ले तो नरसिम्हा देवा, ये याद रख लेना। अब गंगा डायनेस्टी क्या है तो आप अभी उसको मत पढ़ो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, ये इम्पोर्टेंट है करंटली। अब इसका ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1984 से, ये जानने लायक बात है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है, यूनेस्को है वो कुछ साइट्स को, कुछ ऐसे कल्चरल साइट्स को, डिवोशनल साइट्स को हेरिटेज साइट्स बनाता है, जहाँ से लोग, इससे फ़ायदा क्या होता है, लोग यहाँ पे टूरिज़्म करने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। आर्किटेक्चर इसका क्या है, कभी कभी जैसे क्वेश्चन इधर पूछा था कि वो एक जो 64 योगिनी जो है वो का एकमात्र गोल है, नहीं। उस हिसाब से आर्किटेक्चर से 64 योगिनी से पूछा था। वैसे कोणार्क से अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा। कोना मीन्स, जैसे दो वर्ड्स है ना, कोणार्क से बना है, तो कोना मीन्स कॉर्नर और एंगल, यानी कि जो कोना है इसमें, कोणार्क का कोना है, इसका अर्थ होता है कोना, मतलब कोना, कॉर्नर और एंगल यानी कि कोई शेप। और आर्क मीन्स, आर्क का मतलब होता है सूर्य यानी सन। तो ये जो है सन देवता को ही आधार पे बनाया गया। उसका आर्किटेक्चर का स्टाइल आपसे पूछ देगा तो आपको देखना है नागरा स्टाइल, ठीक है। इसका जो स्टाइल है वो है नागरा स्टाइल। ये सूर्य टेम्पल ये कहाँ है, ओडिशा में है। उड़ीसा में ये जो टेम्पल ये है
कोणार्क टेम्पल ये समय यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सब साइट्स आपको याद रखना है, ज़रूर याद रखना है इन सब साइट्स। फर्दर मूव टू नेक्स्ट। अभी जो न्यूज़ है बन रही है इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर, इंडियन श्रीलंकन रिलेशंस को लेकर वहाँ पे भी फूड क्राइसिस आए हैं, और वहाँ पे अब इंडिया जो है ऑयल फार्मिंग लीज पे ले रहा है। तो वो सब तो मैंने पढ़ाए हैं अपने ओल्ड वीडियोस में, लेकिन इस समय इतना न्यूज़ में है तो हमको क्या करना चाहिए, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को हमको रिवाइज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे आज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब एक प्रॉपर जो 1 घंटे का सेशन लेते हैं ना हम इंडिया रिलेशन श्रीलंका, आज वही हम पूरा लेंगे। मतलब करंट में आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो आपको इंडिया श्रीलंकन रिलेशंस को जो है रिवाइज करवाती। फर्दर मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। The main drivers of Indian-Sri Lanka relations are political management of Tamil issue, economic opportunities and aspirations of Sri Lanka, and the role of external players. जो मेन इशू है इंडियन श्रीलंकन रिलेशंस का, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले मूड में हम आ जाते हैं करंट को छोड़ के। तो जो मेन इशू है इंडियन श्रीलंकन रिलेशंस का वो ये है कि तमिल इश्यूज़ को लेकर है और फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है। क्योंकि हम जब देखते हैं ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, तो आप देखोगे कि आज रिलेशंस हमारे आज के नहीं है। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका गोज बैक टू फ्रॉम 2500 ईयर्स, 2500 साल पहले के रिलेशन है। 2500 साल पहले के रिलेशंस कैसे, उससे भी पहले आप देखोगे रामायण काल। तो जब आप रामायण काल में देखोगे तो राम भगवान कहाँ जाते हैं, लंका ही जाते हैं। हनुमान जी आते हैं लंका से यहाँ पे, तो रिलेशन ही तो हैं। विभीषण कहाँ, विभीषण का राजा कौन बनाता है, भगवान श्री राम, तो ये भी तो उस समय के रिलेशन ही हैं। तो उस हिसाब से कल्चरल बैकग्राउंड पे, रिलीजन बैकग्राउंड पे इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस आज के थोड़ी ना हैं। उससे भी पुराना। अब हम आते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री पे, जो हम पढ़ते हैं 2500 साल वाली हिस्ट्री, वो क्या है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। याद करो कलिंग वॉर, जब कलिंग का युद्ध होता है तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को है रियलिटी का एहसास होता है कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। तो उसने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्रा और डॉटर संघमित्रा को भेजा था बुद्धिज़्म का स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका को। इसीलिए आप देखोगे तो श्रीलंका में आज भी बुद्धिस्ट लोग अच्छे खासे तादाद में हैं। कारण ये है कि 2500 साल पहले यहाँ पे महेंद्रा और संघमित्रा आए थे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म का, और वहाँ पे जो बिहार में बोध गया का ट्री है उसकी भी सैपलिंग, उसका भी एक बीज बोया था उन्होंने। ठीक है, तो आप देख लो कैसे कल्चरल रिलेशंस, कैसे हिस्टोरिकल रिलेशंस मैच होके बनते हैं इंडियन श्रीलंका रिलेशंस। और हम पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे कंट्री, वो कल्चरल रिलेशंस हैं, हिस्ट्री से हमारे रिलेशंस चलते आ रहे हैं, अशोका के टाइम से रिलेशंस चलते आ रहे हैं। तो क्या आज पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है? अब हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अब मॉडर्न ज़माने में रिलेशंस कैसे हैं, मॉडर्न ज़माने में रिलेशंस का क्या हाल है, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस का मॉडर्न रिलेशंस कैसे हैं, मॉडर्न का क्या हाल है, मॉडर्न रिलेशंस कैसे हैं, हम इसको देखेंगे। Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, linguistic introduction. Sri Lanka more ethnic population are Sinhalese, Tamil, Sri Lankan मूल। क्या है, बोथ कंट्रीज जो हैं वो कल्चरल रिलेशंस निभाती हैं, रिलीजियस रिलेशनशिप निभाते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप निभाती हैं। क्यों? तमिल भी वहाँ पे है, तमिल इंडिया में बोली जाती है, तमिल श्रीलंका में भी बोली जाती है। 9.4% लोग जो है वो श्रीलंका में तमिल, सिन्हाली जो है वो 82% है, और श्रीलंकन मूल जो है वो 7.9% से। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल
Tamil intellectual laborers were acquired to northern portion of Seal. However, Sri Lanka being made the ethnic constitution in our country become independent from British rule in 1948, especially because of the discrimination made of the Tamil who were not given the citizenship and dissatisfied by Sinhalese were made the official language. क्या है न्यूज़? क्या है खबर? सॉरी, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब दोनों देशों में ब्रिटिश कॉलोनी थी, जब दोनों देशों में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। इंडिया और श्रीलंका ये तो देश है। यहाँ पे जो साउथ साइड में जो तमिल्स रहा करते थे, जो लेबर्स रहा करते थे, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है श्रीलंका में फॉर द वर्क। ओके, किस लिए भेजती है? फॉर द वर्क। वहाँ पे वो लेबर्स रहते हैं, काम करते हैं। हमको आज़ादी 1947 में मिलती है, उनको आज़ादी 1948 में मिलती है। और उनके साथ सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि जब 1955 में सिलोन सिटीजनशिप एक्ट आता है, वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग सिटीजनशिप खो बैठते हैं। और तमिल की जगह वहाँ पे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है तमिल के अलावा। ये होता है तमिल के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप। हमने देख लिया हिस्टोरिकल रिलेशंस, कैसे हिस्ट्री से रिलेशंस हमारे मिले, कैसे हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप मिले। नाउ वी आर सीइंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी हम बाद में देखेंगे, अकॉर्ड्स, क्योंकि अकॉर्ड्स आज का पार्ट नहीं है। आज की न्यूज़ में इकोनॉमी से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट, India was the largest foreign direct investor in Sri Lanka in 2010 with $110 million foreign corporation. श्रीलंका के खुद के सेंट्रल बैंक का क्या कहना है कि इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा इंडिया जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। लगभग 2010 का आंकड़ा है कि लगभग $110 मिलियन। उसके बाद मलेशिया है। $110 मिलियन इंडिया से इन्वेस्टमेंट होता है श्रीलंका में हर साल। 2010 का आंकड़ा है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ श्रीलंका's एक्सपोर्ट्स। इंडिया जो है 5वें स्थान पे आता है श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स के मामले में। मतलब श्रीलंका जब लोगों को सामान बेचती है तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 इंडिया पे। लगभग इंडिया 10.4% श्रीलंका अपना इम्पोर्ट सिंगापुर, चाइना को करती है। वैसे ही 5वें स्थान पे है उसके भारत आता है। और श्रीलंका एक्सपोर्ट्स एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ श्रीलंकन इम्पोर्ट। भारत में मतलब श्रीलंका हमारा कम से कम 17.8% अपने इंपोर्ट में से हमसे इंपोर्ट करती है। और वैसे ही नंबर 2 पे सिंगापुर यानी उससे 10.4% इंपोर्ट करती है और चाइना से 10.1%। ठीक है, मतलब समझो हमसे एक्सपोर्ट भी वही ज़्यादा करती है, इंपोर्ट भी वही करती है, हमको देती भी है। क्या क्या देती है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इंडिया एंड श्रीलंका are nations of several regional multilateral organizations such as, अब कौन कौन से मेंबर्स है वो भी देख लेते हैं। सार्क के हैं और साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हैं और साफ्टा को भी उन्होंने साइन करके रखा है। अभी सब हम देखते हैं सार्क क्या है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सार्क? सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंशन। जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे एशिया है उसमें जो साउथ एशिया है यानी दक्षिण एशिया है, उस एशिया को हम बोलते हैं साउथ एशिया। उसमें 8 देश आते हैं। जैसे पहला देश का नाम है मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। दीज आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। ये 8 देश जो हैं ये सार्क के मेंबर हैं और उसमें श्रीलंका भी है। तो एक में, दूसरा बीमस्टेक्स में हम एक दूसरे के मेंबर हैं, इंडिया के द्वारा जो बनाई गई है। दूसरा हम साउथ एशियन एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव के हैं। तीसरा साफ्टा। ये साफ्टा क्या होता है? साफ्टा मतलब फ्री ट्रेड है। ये फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक राज्य में ट्रेड करते हैं, जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश में जो सामान आता है उसमें जितना टैक्स लगता है, वैसे श्रीलंका और इंडिया में जितना सामान आएगा उतना ही टैक्स लगेगा। उसको हम फ्री ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि भी आपने अगर 2020 में करेंट अफेयर पढ़ा होगा तो उसमें RCEP करके भी ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका नाम है साफ्टा। बोथ नेशन ने साफ्टा को साइन किया, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दोनों ने साइन करके रखा। तो इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमारे अच्छे हैं। हमारे साथ साथ कल्चरल रिलेशंस आपने देखे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपने देखे, हिस्टोरिकल रिलेशंस आपने देखे, इकोनॉमिक रिलेशंस भी अच्छे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? आप कहोगे सर इतने हम नेबरहुड्स को इतना ध्यान क्यों देते हैं? देखो, हमारा एक नेबर, हमारे 2 ही दुश्मन हैं और दोनों पड़ोसी में हैं। हमारे पड़ोसियों से थोड़ा विवाद है, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। तो बाकी जो पड़ोसी हैं उनको तो हमको अच्छे से रखना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ अफगानिस्तान है। हाँ, अगर आपको एक डिप्लोमेसी बताता हूँ। अर्थशास्त्र में लिखा है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। आपने कई बार पिक्चरों में डायलॉग सुना होगा। तो इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान दोस्त। इंडिया का दुश्मन चाइना, चाइना का दुश्मन भूटान, भूटान पे कब्जा करना चाहता है, डोकलाम इशू, ये वो। इंडिया भूटान रिलेशनशिप, चाइना श्रीलंका हम्बन टोटा बंदरगाह पे कब्जा कर लिया गया है, श्रीलंका पे फूड इमरजेंसी आ गई। किसको दोष देगा सर? इंडिया। नेबरहुड रिलेशन सबको अच्छे से रखना है। और GS पेपर 2 में तो टॉपिक भी है इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड। नेबरहुड पड़ोसी अगर अच्छा हो सबसे, इसलिए भारत सरकार में जो भी आता है, चाहे PV नरसिम्हा राव की लुकीस्ट पॉलिसी हो, चाहे नेहरू जी हो, उनका सबसे पहला पड़ाव था कि उनको नेबरहुड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे से करना था। वो चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशंस करना चाहते थे, लेकिन 1962 में जो चाइनीज़ इंडो चीनो वॉर हो गया वो हमारे लिए बुरी बात हो गई, वरना वो तो तभी भी पड़ोसियों को साथ लाना चाहते थे। तो जब भी हम पड़ोसी अगर एक साथ रहेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंडिया चाइना आज एक साथ होता तो हम US को भी टक्कर दे सकते। तो कभी भी अगर हम पड़ोसी एक सही रहेंगे ना, तो हमारे सामने दुश्मन ज़्यादा कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए इंडिया श्रीलंका की इतनी मदद करता है, इंडिया बांग्लादेश की इतनी मदद करता है, इंडिया नेपाल की इतनी, इंडिया भूटान, इंडिया अफगानिस्तान की इतनी मदद करता है। हमें पार्लियामेंट बना के दे दिया, अभी तालिबान खास करके आ गया। तो आप सोच सकते हो कि हमारे नेबरहुड रिलेशंस कितने अच्छे होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया श्रीलंका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन सार्क। मतलब सार्क में, जैसे मैंने कहा, सार्क मैंने बताया कि भारत और श्रीलंका सार्क के जो है मेंबर्स है। सार्क में कितने देश हैं, वापस रिवाइज कर लो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद कर लो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वापस याद कर लो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आफ्टर द एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ इंडिया श्रीलंकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे मैंने कहा था साफ्टा के मेंबर थे, 2000 में उन्होंने साइन किया था। रैपिडली जो ट्रेड है वो बढ़ गया। जैसे मैंने कहा ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करते ही ट्रेड अचानक जो है वो बढ़ गया। इसके कारण क्या है जानते हैं आप? फ्री ट्रेड, जैसे जैसे मैंने कहा, बिहार उत्तर प्रदेश में जितना टैक्स लगता है उतना टैक्स इंडिया श्रीलंका में लगेगा ट्रेड में। तो उससे ट्रेड बढ़ गया। 2018 में $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और $4.1 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया। और
श्रीलंका से इंडिया आया $766 मिलियन, $766 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि फ्री ट्रेड का कितना फायदा होगा। यू कैन इमेजिन दैट कि फ्री ट्रेड से फायदा कितना है। सेकेंड चीज, इंडिया नेशनल थर्मल पावर कॉर्प NTPC इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू बिल्ड अ 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन समूर इन मेनेट। मतलब समूर में श्रीलंका की एक जगह है, वहाँ पे 500 मेगावाट का थर्मल पावर भी बनाया जा रहा है बाय NTPC। एक और अच्छी न्यूज़, एनवायरनमेंट वाली न्यूज़, ठीक है। अब हमको बस देखना है कि क्या क्या हम जो हैं श्रीलंका से मंगवाते हैं। पहला, बेस ऑयल, पोल्ट्री फीड्स, एरिका नट्स, वेस्ट पेपर, स्क्रैप और मार्बल, ये सब श्रीलंका से आता है। तो चलिए बाय बाय। आपने इंडिया हमारा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितनी अच्छी न्यूज़ आपने देखो, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस रिवाइज कर दी। आपको ऐसा चैनल पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा जो करंट अफेयर्स में इतना इंडिया श्रीलंका रिलेशंस रिवाइज करवा दे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सब मैंने कई सारे मेंस में, प्रीलिम्स में आने वाले पॉइंट बता दिए, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, क्योंकि अब न्यू ईयर आने वाला है। आज 31 दिसंबर है। कोई भी रेजोल्यूशन, आप कोई भी रेजोल्यूशन लो, मेरे हिसाब से आपका रेजोल्यूशन एक ही होना चाहिए कि अगले साल IAS बनना है। 2022 में जब अपने आप को आप देखें तो एक IAS के रूप में देखें, ठीक है। और आज थोड़ा सा मस्ती कर लो, आज थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन थोड़ा एंजॉय करना भी ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया करो, ठीक है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है। अगर जो मेंस वाले दे रहे हैं उनको भी शुभेच्छा कि उनका मेंस निकल जाए। सबको हैप्पी न्यू ईयर। 31 दिसंबर है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अब प्रिकॉशंस रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना, मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम डेली, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कोविड-19 को कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं। हम दुनिया ओमिक्रॉन जान रही है, हमने तो डेल्मिक्रॉन भी पढ़ रखा है। तो आप समझ रहे हो ना क्या सिचुएशन है इस समय वर्ल्ड की। और आपने आज ही पढ़ा कि US और इजराइल में जो वेरिएंट है वो डोमिनेंट हो चुका है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो हमको बच के रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सबको, गुड विशेस। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, भूल जाते हो, चले जाते हो लास्ट में। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। बता दो सुरेश IAS से अच्छा चैनल कोई नहीं है। आपके करंट अफेयर डेली एनालिसिस के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे SSC, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, UPSC, स्टेट PCS, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इससे अच्छा चैनल कोई भी नहीं है। चलिए बाय।